संगठन में एक यूएन वुमेन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर ले। यूएन वुमेन वैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं पूछता है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र महिला मोर्चा संघ जो है, चलिए जुड़िए सभी लोग। यूएन वुमेन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है ना, जो एक अंतः सरकारी संगठन है। यूएन क्या, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? अगर हम कहें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले भी यूएन की बहुत सारी एजेंसियां थी जो महिलाओं के लिए काम कर रही थी, है ना। पहले ये पढ़ लो ना, फिर पॉपुलेशन पे भी आएंगे। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो ना, पूरी क्लास सुनोगे तब ना पता रहेगा क्या कुछ बचाव चाहे या नहीं है। तो यूएन वुमेन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा नारीवादी एक जो है संगठन है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में है। जेंडर इक्विटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सेक्सुअल हरासमेंट या एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का अंत, इसका लक्ष्य है। यानी एक महिलाओं को एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, जितने भी उनके विरुद्ध भेदभाव है उन सभी भेदभाव के स्वरूप का अंत करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, इसका उद्देश्य है। और ऐसा नहीं है कि यूएन, ये तो स्थापना इसकी बहुत बाद में हुई। अगर हम कहें यूएन वुमेन कब स्थापित होता है, 2010 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन पहले से संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में महिलाओं के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर आपने पढ़ा हो तो 1975 को यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन के रूप में घोषित किया गया, है ना। पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1976 से 1985 को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द वुमेन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक, पहले भी घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने, है ना, 1979 में एक रेजोल्यूशन लाया था, है ना, जिसमें कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको रेटिफाई बहुत बाद में किया गया 81 में। भारत इसका सिग्नेटरी है। इन सबको ये अंतर्राष्ट्रीय, जैसे प्रश्न देखो क्या पूछेगा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसमें ये सब आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर कोट कर सकते हैं कि यूएन वुमेन एक अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का सबसे बड़ा निकाय है, संगठन है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2010 में की गई थी। हालांकि पहले भी बहुत सारे संगठन थे, है ना, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे थे। उन संगठनों सबको, जैसे 4 प्रमुख संगठनों को मिलाकर यूएन वुमेन बनाया गया, है ना। जैसे डिवीजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एक बड़ा संगठन था, ऐसे 3 अन्य संगठन, चारों को मिलाकर यूएन वुमेन बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है। यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया, और 1976 से 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक। अब इन सबसे घोषणाओं से क्या होता है, पूरे विश्व समुदाय का कहीं ना कहीं ध्यान महिलाओं पर, महिलाओं के विकास पर आता है। और ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अन्य राष्ट्रों के द्वारा कहीं ना कहीं नारी विकास को केंद्र में रखते हुए ये सभी प्रयास हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य जो जनरल असेंबली है, यूएनओ की जनरल असेंबली द्वारा, इसको आप साधारण सभा या सामान्य सभा कहते हैं, द्वारा 1979 में कन्वेंशन और द राइट्स ऑफ और द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन प्रस्तावित किया गया, जिसे 1981 में अनुमोदित किया गया, रेटिफाई किया गया। देखो ये सब है क्या, इसका मतलब यह कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधित अभिशमय कह लें, सम्मेलन कह लें, है ना। यानी कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन कह सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु सम्मेलन। अब देखो भारत भी 1981 में इसको, भारत ने 80 में साइन किया इस कन्वेंशन को, और 93 में भारत ने इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई करने का मतलब, जैसे मान लीजिए यूएन में आपने कोई समझौता साइन तो कर लिया, लेकिन संसद के द्वारा उसे अनुमोदित होना होता है, कहीं ना कहीं संसद उसको रेटिफाई करती है। तो ये एक बड़ा समझौता है, सम्मेलन, समझौता, अभिसमय, जो भी आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की बात की गई। तो यूएन वुमेन जो है एक सबसे बड़ा प्रभावशाली संगठन है। लिखिए, जब नोट कराना है तो बता रहा हूं, लिखिए, लिखो मोहम्मद, ये लिखिए, यूएन वुमेन एक हेडिंग बनाओ, लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण हेतु, महिलाओं के कल्याण, विकास, सशक्तिकरण एवं जेंडर समानता
जेंडर समानता हेतु एक वैश्विक संगठन के रूप में यूएन विमेन की स्थापना 2010 में की गई। यूएन विमेन की स्थापना 2010 में की गई। यूएन विमेन, देखिए यूएन विमेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी सदस्य राष्ट्रों को जेंडर समानता की दिशा में साझा प्रयास हेतु जेंडर समानता की दिशा में एक साझा प्रयास हेतु प्रयास करने वाला एक प्रभावशाली संगठन है। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के क्रम में वर्ष 1975 को 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में तथा 1976 से लेकर 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। इसके साथ साथ 1976 से 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की पहल पर पूरी दुनिया के समक्ष एक नया अप्रोच उपागम विमेन इन डेवलपमेंट, विकास प्रक्रिया में महिलाएं महिलाओं की भागीदारी, ऐसे लिखें, भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया। है ना, प्रोत्साहन दिया गया। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा, जो लिख लिए वो मत लिखना, ये भी बताना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु सम्मेलन, अभिसमय, संधि, जो लिखना हो, कन्वेंशन, अभिसमय, सम्मेलन, जो भी आपको सूट करे, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु अभिसमय सम्मेलन प्रस्तावित किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1981 में अनुमोदित किया गया। है ना, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा 1979 कितने ये बातूनी बच्चे हैं, कोई काम ही नहीं है फालतू का। अरे क्यों ज्ञान दे रहे हो भाई, जिसको लिखना लिखे, नहीं लिखना मत लिखे, एक ही सवाल को 500 बार कमेंट करके पूछ के। है ना, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1981 में अनुमोदित किया गया। लिखिए, उल्लेखनीय है कि भारत ने भी महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन, लिखिए, उल्लेखनीय है कि भारत ने भी महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु अभिसमय पर 1980 में हस्ताक्षर किया, 1980 में हस्ताक्षर किया तथा 1993 में संसद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। है ना, तो भारत सरकार, अब देखो इससे क्या, भारत सरकार इस सिग्नेटरी है, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वह जो भी कार्य करेगा
उसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन हेतु प्रयास करेगा, है ना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ द्वारा अब तक 4 विमेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। जो निम्न है: पहला, फर्स्ट वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस, मैक्सिको सिटी 1975। सेकेंड, कोपेनहेगन डेनमार्क। वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस हिंदी में लिख देता हूं, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यह हुआ मैक्सिको सिटी, कोपेनहेगन। बीच बीच में गुरु की बड़ाई भी कर देनी है ना। थर्ड वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस नैरोबी 1985, केन्या की राजधानी है। नोट करते चलिए। चौथा लिख लिया आपने, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। फोर्थ, बीजिंग चाइना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद कोई भले नहीं हुआ है। जैसे बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के जरिए दो चार और लिख दीजिए स्वामी जी। कोई बात नहीं, चलो। देखो ये जो है क्या है, ये चौथा वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस है ना, जिसमें क्या बीजिंग एक्शन फॉर प्लेटफॉर्म। बहुत हो गया कॉन्फ्रेंस वगैरह, इससे कुछ नहीं होने जाना। तो अब क्या करना है, एक्शन लेना है ना। इसको जो है उसको कैसे करना होगा, तो फोकस शिफ्ट करना होगा। बहुत हो गया वुमेन, अब जेंडर की तरफ आना है ना, क्योंकि सदियों से तो यही मैन और वुमेन का कंसेप्ट है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अब यहां पर नारी विमर्श में महिला के स्थान पर जेंडर पर मुख्य ध्यान केंद्रित करने की बात की गई, तथा जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई। केंद्रित, यहां पर जेंडर इक्विटी के नीचे समता लिख लेना, जिसको हिंदी में लिखना हो। इक्वालिटी के नीचे समानता लिख लेना, और एम्पावरमेंट के नीचे विमेन सशक्तिकरण लिख लेना, है ना। आगे हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, सशक्तिकरण।
यानी अब बहुत हो गया वुमेन पे, अब क्या बातें होंगी किस पर? जेंडर पे। क्या है जेंडर पहले? तो अब क्या करना है कि जेंडर पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना, और खास करके क्या, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, है ना, और वुमेन इंपावरमेंट पर ध्यान केंद्रित करना। वुमेन इंपावरमेंट पे आगे बताएंगे। इक्विटी और इक्वालिटी तो आप पॉलिटी में आपको पढ़ाया ही गया है ना, इस साल पूछा भी था। जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी एनसीईआरटी कक्षा 11 की पढ़े होगे तो बड़ा आराम से समझते होगे, है ना। जेंडर क्षमता और जेंडर समानता आपने पॉलिटी में बहुत पढ़ा होगा, इसलिए इस पर संक्षेप में चर्चा कर देता हूं। क्षमता का मतलब क्या है कि लोगों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उनके लिए काम करना। जैसे आरक्षण, सभी समान हो लेकिन जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए अलग से। समानता का मतलब है सबको बराबर करना, लेकिन जब समता की बात होती है इसका मतलब जो लोग जितने जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए उपाय करना, है ना। तो ये आप वहां पढ़े होंगे, बस चर्चा कर देता हूं, है ना। जैसे महिला और पुरुष दोनों बराबर है, लेकिन मान लीजिए महिलाएं अधिक पिछड़ी हैं, इसलिए उनके लिए 33% आरक्षण अलग से कर दो, है ना। तो समता जो है लोगों की आवश्यकताओं, जरूरतों का ध्यान रखते हुए, अवसरों के स्तर पर ये ध्यान रखते हुए उनके लिए कार्य करने की बात। समानता का मतलब सबको बराबर ला देना, है ना। तो जो बीजिंग एक्शन प्लेटफॉर्म है, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है, बेसिकली यह एक गेम चेंजर था। हालांकि उसके बाद कॉन्फ्रेंस नहीं हुए, लेकिन यूएन विमेन जो है अब वर्तमान में महिलाओं के लिए काम कर रही है। कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिलाओं के लिए और भी प्रयास हो रहा है ना। समानता और समता में अंतर समझे सिद्धांत। समानता का मतलब हर स्तर पर बराबर, 4 और 4 क्या है, समान है ना। लेकिन अगर कोई कम है तो उसको उसके अवसरों के मुताबिक आरक्षण। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एग्जांपल मिल जाएगा कि मैच देख रहे हैं या फल तोड़ना है, छोटा बच्चा को भी फल तोड़ना है, लंबे व्यक्ति को भी फल तोड़ना है, तो छोटे बच्चे के लिए स्टूल लगा दिया ताकि वो फल तक पहुंच पाए, है ना। क्योंकि सबको फल तोड़ना, सबके लिए समान अधिकार है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसकी लंबाई अधिक है तो फायदा ले जाएंगे, कुछ लोग हैं जिनकी लंबाई कम है तो उनके लिए स्टूल वहां पे टूल लगा दिया। बाप रे बाप, वुमेन इंपावरमेंट तो कमेंट में दिख रहा है, बस करो बस करो, है ना। ज्यादा लिखोगे तो यही सब होगा, है ना। ज्यादा कमेंट फालतू करोगे तो कुछ ना कुछ समस्या होती ही रहेगी। तो जेंडर समता का उदाहरण क्या है? एक छोटा बच्चा, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एक बड़ा बच्चा है, दोनों को पेड़ से फल तोड़ना है ना। ये पेड़ है, इसमें फल लगे हुए हैं, तो ये हाइट कम है इसकी, इसकी हाइट अधिक है, तो इनके लिए हमने क्या किया, कुछ साधन लगा दिए ताकि सभी क्या हो जाए, बराबर। समानता का मतलब सभी बराबर हैं। चलिए, कुछ और प्रयास जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुआ है, जिसको आप एसडीजी गोल में पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, सतत विकास लक्ष्य में। क्या है सतत विकास लक्ष्य? आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा। 2015 से लेकर 2030 तक ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनको सभी राष्ट्रों की भागीदारी में प्राप्त करना है ना। इसमें जो है एसडीजी में 2 प्रकार के लक्ष्य हैं, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ प्राथमिक लक्ष्य हैं और कुछ द्वितीयक लक्ष्य हैं। ऐसे 17 प्राथमिक लक्ष्य हैं, प्राइमरी गोल्स, और द्वितीयक 169 के आसपास है। बस तेजी से देख लो, इसमें महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी रिलेटेड टू विमेन पूछ सकता है आपको। तो जो सबके लिए उसमें तो महिलाएं भी आ जाएंगी, पुरुष भी आ जाएंगी। स्पेसिफिक जैसे मान लीजिए जीरो हंगर में पुरुष भी है, महिला भी है। नो कमेंट, मेरे एंड से विद्यार्थियों के बहस में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो जो स्पेसिफिक है, जैसे आप देखें, एसडीजी गोल 5, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी की बात है। एसडीजी गोल नंबर 10 में भी आ जाएगा, गोल नंबर 10 एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसमें आर्थिक विषमता भी है, उससे महिलाएं भी प्रभावित हैं, है ना। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसमें महिलाएं भी आ जाएंगी। तो ये सब कुछ नए कॉन्टेक्स्ट जो है ना, अगर सवाल बनाएगा तो यहां से बना सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या है, तो ये सब आप बता सकते हैं। और जितने सतत विकास लक्ष्य हैं, सभी महिला पुरुष सभी मनुष्य से ही है, तो सभी हैं। सभी एसडीजी याद नहीं करना, जो काम के है वो याद कर लो अलग अलग सब्जेक्ट में। जब मैं आपको सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा तो उस समय कुछ स्पेसिफिक गरीबी में क्या याद रखना है, शिक्षा में क्या, स्वास्थ्य में क्या, वो बताऊंगा। पता चल जाएगा आपको कौन कौन याद रखना है। तो महिलाओं के राजनीतिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए ये हमने देखा, है ना। चलते हैं भारत में महिलाओं के विकास। कोई जरूरी थोड़ी है सभी याद करना, एक ही बात कितनी बार पूछते हो। गोल नंबर 1 to 5 याद कर लो, 10 याद कर लो, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 5, 10, 5, 6 याद कर लो। एक अलग हेडिंग बनाओ, भारत में महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास। संवैधानिक, ये आपका होमवर्क है, करके आएंगे आप कौन कौन से, विधिक या कानूनी,
नीतिगत प्रयास, कल्याणकारी नीति, एकीकरण या समावेशन की नीति, सशक्तिकरण की नीति, योजनागत प्रयास, संस्थागत प्रयास, कार्यक्रम आधारित प्रयास, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, बीच बीच में कोई कोई कुछ कुछ बोल दिया करो ताकि कुछ लोगों को मिलते रहे मौका, है ना, लिखते रहे, वो भी बेचारे क्यों क्लास में परेशान हो। तो बीच बीच में कुछ जो है ना, वो बीच बीच में छेड़ दिया करो, एक टॉपिक उसमें डाल दिया करो फला के बारे में, बस हो गया, और उसके बाद चुप बैठ लो, है ना, तो वो भी चलता रहे। हाथों में क्या करेंगे, पसीना आ जाता है, खुजली हो जाती है, दिक्कत बहुत सारी है, छात्र जीवन की सारी समस्याएं। और फिर कोसने के लिए तो हिंदी माध्यम है ही, कोचिंग वाला है ही, शिक्षक है ही, शिक्षक को कुछ नहीं आता, कोचिंग खराब है, टीचर खराब है, बीच बीच में ये वो 108 जप माला ले लेना है ना, और भगवान न करे जब रिजल्ट खराब है तो उसका 108 बार जाप करना है, कोचिंग खराब था, टीचर खराब था, फला, है ना। लास्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो समझ नहीं आ रहा। हाँ, यही सब करते रहना है। और जब वो लोग माला फेरे तो आप पढ़ाई स्टार्ट रखना, और तेज रिजल्ट थोड़ी बेड़ा गर्क हुआ है जी। अब लास्ट में बता, चलिए, विधिक या कानूनी प्रयास, नीतिगत प्रयास, अब तक क्या रहा है नीतियां, उसमें पहली नीति सबको भी डिटेल से देखेंगे, कल्याणकारी नीति, है ना, एकीकरण या समावेशन की नीति, और तीसरा सशक्तिकरण, योजनागत, उसके नीचे लिखा है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया जो प्रयास है, संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट। अब तक महिलाओं के लिए एक ही राष्ट्रीय नीति बनी है ना, बताएंगे लास्ट में, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, है ना। अब संवैधानिक प्रयास आपका काम है कि कौन कौन से, संविधान में सभी अनुच्छेद मनुष्य होने के नाते महिला पुरुष सबके लिए, लेकिन वुमेन स्पेसिफिक कौन कौन से आर्टिकल है ये आप, है ना, प्रयास कर लेंगे इसको आप घर पे, है ना, कि संविधान में कहां कहां महिला जिक्र है स्पेसिफिकली, है ना, तो वो आपका होमवर्क है। कानूनी प्रयास देखते हैं सीधे, विधिक या कानूनी प्रयास। जैसे देखो, एक प्रश्न पहले भी पूछा है कि भारत में महिलाओं के कल्याण और विकास हेतु किए गए संवैधानिक व विधिक प्रयासों की समीक्षा करें। कई बार पॉलिटी में जाकर पूछ देता है, पेपर 1 से ज्यादा पेपर 2 में जाकर पूछ देता है ना। तो जो विधिक प्रयास में कुछ आप कानून बता सकते हैं, है ना, 2 4 5 6 कानून जो सामाजिक विधान, इसमें कुछ आप सामाजिक विधान बता दीजिए, सामाजिक विधान। अभी सबसे ताजा जो है वहां से लिखिए, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दो 2023, मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण कानून, दो 2019, घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून, बाल विवाह निषेध कानून, बस 5 7 कानून आप लिख देना। हाँ, और भी देखो, ध्यान रखना, यहां पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सवाल बनाएगा। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं पेपर 2 में, पॉलिटी में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वहां पढ़ते हैं, यहां पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था का भारतीय समाज की महिलाओं पर प्रभाव। तो ये मत सोचना कि हाँ, है ना, हम लिख सकते हैं सती निवारण, कई कानून है और, है ना, और क्या लिख सकते हैं, जैसे स्त्री अशिष्ट चित्रण प्रतिषेध कानून, मातृत्व लाभ अधिनियम, पंचायती राज 73वां 74वां, हाँ, दहेज निषेध कानून, 50 कानून है। बस आपको मैं एक इशारा दे दिया था कि आप संवैधानिक और विधिक प्रयास पूछता है ना। पॉस एक्ट लिख सकते हैं, है ना, कार्यस्थल पर यौन हिंसा से संरक्षण कानून 2013 का, कुछ रेलेवेंट कानून जो ज्यादा न्यूज में है उन सबको लिखें, है ना, तो वो सब आप बता सकते हैं। जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम है,
कई बार संशोधन हुआ है, 1961 का है, ये भी 1961 का है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन हिंसा से संरक्षण तथा प्रतिषेध कानून, इंडेसेंट पिक्चराइजेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, स्त्री अशिष्ट या अभद्र चित्रण प्रतिषेध कानून 1986 का है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट है। मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध कानून 1956। बहुत पढ़े होंगे आप ये सब, बता रहे हैं कानून के बारे में संक्षेप में। समान कार्य हेतु समान वेतन, काफी हो गए। लास्ट में स्त्री अशिष्ट, इंडिसेंट, गलत तरीके से महिला को दिखाया जाना, अशिष्ट तरीके से, अभद्र चित्रण प्रतिषेध कानून क्या कहता है? देखो ये कानून 1986 का था, जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार से मुद्रित, प्रिंट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, फिल्म, विज्ञापन आदि के माध्यम से महिलाओं का अभद्र या अश्लील चित्रण, है ना, वो क्या है? प्रतिषेधित कानून होगा, यानी उसको प्रतिषेध किया जाएगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए दंड की समुचित व्यवस्था होगी, है ना। तो ये आप बता सकते हैं। अभी 2020-21 में इसमें संशोधन किया गया। आपको याद है पिछले बार जब मेनका गांधी उस समय जो है उनके द्वारा एक लाया गया था, उसमें कहा गया कि देखो ये कानून कब का है, 1986 का कानून है ना। उसमें महिलाओं के अश्लील चित्रण के क्रम में इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज आप देख रहे हो इंटरनेट पर अश्लील चित्रण, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, है ना, मॉर्फिंग, साइबर अटैकिंग, साइबर बुलिंग, है ना, या स्टॉकिंग, बहुत सारी नई समस्याएं आ गई। लेकिन जो पुराना कानून था उसमें इंटरनेट सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जिक्र नहीं था, तो भारत सरकार ने उसमें ऐड कर दिया है कि कोई भी संचार की नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए यदि किसी महिला की पवित्रता या महिला का अश्लील चित्रण कोई करता है तो उसके लिए जेल की सजा है। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी महिला के पिक्चर का मॉर्फ करता है खराब, तो वो जो है उसके लिए सजा का प्रावधान है। मानव दुर्व्यापार समझते हो? संक्षेप में एक एक लाइन बता देता हूं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्य का दुर्व्यापार, बेचा जाना, खरीदा जाना। बहुत सारी महिला वेश्यावृत्ति के लिए भारत से बाहर ले जाई जाती है, बेच दी जाती है ना। तो जो बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं वेश्यावृत्ति में बलात् जो है अपहरण करके वह ढकेल दी जाती है, उनका क्रय विक्रय होता है, दुर्व्यापार, गलत व्यापार, खरीदना और बेचना। यह भी 1956 का कानून है जो प्रोहिबिट करता है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा सबसे ज्यादा अभी जो है चर्चा में रहने वाले में से एक कानून है कि कोई भी वर्क प्लेस जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हो वहां पर एक वुमेन सेल बनाना होगा, और अगर किसी महिला के विरुद्ध कोई होता है इस प्रकार का तो उसके विरुद्ध कानून है ना। आगे देखिए, दहेज प्रतिषेध बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते ही होंगे। दहेज प्रतिषेध कानून क्या है? दहेज लेना या देना किसी भी रूप में, चल अचल संपत्ति, कोई उपहार, बलात्, ये सब क्या है? ये अपराध है और इसके लिए दंड की सजा, है ना। समय समय पर उसमें जो है परिवर्तन होता रहा। आगे क्या? मातृत्व लाभ अधिनियम, जैसे कोई महिला जो है उनको काम इसलिए भी छूट जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जो भी नियोक्ता कंपनी है उनका भरण पोषण खर्च या उनको सैलरी नहीं देना चाहती, ऐसी स्थिति में वो क्या करती है कि जो प्रसव कार्य में संपन्न महिला या विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाओं को नहीं रखती है, फायर कर देती है। तो कोई भी महिला अगर मां बनती है 2 बच्चों के लिए तो उनको पेड लीव का कंसेप्ट है ना, कि उनके लिए लगभग 6 माह का उनके लिए पेड लीव है। समान कार्य बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कोई भी संस्थान नियोक्ता पुरुष और महिला के मध्य एक ही कार्य के लिए वेतन में भेदभाव नहीं कर सकता है। बाल विवाह बताने की जरूरत नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का विवाह गैर कानूनी। घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून, किसी भी महिला का शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक, अलग अलग हिंसा के प्रकार है ना। चित्रकला एक अलग चीज है पाठक रोहित, कला, सौंदर्य, अभिव्यक्ति व इंटरप्रिटेशन उसका पता चल जाता है, इंटेंशन देखा जाता है हर जगह, है ना। तो जो चित्रकार है, पत्रकार है, या कई फिल्म जो है जिसमें सर्टिफिकेशन मिलता है उसके साथ दिखा, वो अलग चीज है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सबसे नया है, इसके बारे में अंत में चर्चा करेंगे, है ना। और बहुत सारे कानून है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे नीतिगत प्रयास पर आते हैं। एक हेडिंग बनाओ, नीतिगत प्रयास, तेजी से इसको समझ लो बस। जैसे महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए हमारे यहां जो नीतियां रही है, पहली नीति क्या है? वह है कल्याणकारी नीति। आजादी के शुरुआती 2-2.5 दशक में, है ना, 1952 से लेकर 1974 तक कल्याणपरक नीति के जरिए महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए काम किया गया, है ना। यानी कल्याणकारी नीति के अंतर्गत क्या कहा गया कि कोई भी जो महिला है, कल्याण का अप्रोच ही जो है उसका मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर होकर, है ना। जैसे मैं कहूं कि मैं आपका कल्याण कर दूं, इसका मतलब क्या? आपकी निर्भरता मेरे ऊपर है। तो जो कल्याणकारी अप्रोच है वो क्या कहता है कि किसी भी महिला के लिए अगर घर की 4 दीवारी के भीतर ही तमाम व्यवस्था कर दी जाए। जैसे ये बात कब की हो रही है? आप देखिए, कोई नीति समय के अनुरूप होती है। 1950 के दशक में स्टार्ट हुई, उस समय समाज कितना पैट्रियार्कल था, धर्म का प्रभाव था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, शिक्षा बहुत कम थी। तो सरकार ने क्या कहा कि घर की 4 दीवारी में ही उनको वित्त की सुविधा, लोन की सुविधा आदि उपलब्ध करा के लघु कुटीर उद्योग, हस्तकरघा, इन सब में जिनमें महिलाएं मतलब पारंगत रही हैं उनमें कार्य करें, या गृह विज्ञान की शिक्षा हर यूनिवर्सिटी ने
1956 यूजीसी एक्ट के तहत भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान की शिक्षा है ना उपलब्ध करा दी गई, ताकि महिलाएं क्या हो, कहीं ना कहीं स्वरोजगार कर पाए। जैसे आपने देखा होगा गृह विज्ञान के विषय वस्तु में क्या क्या है, उससे महिलाओं का कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगा। तो ये जो कल्याणकारी नीति थी, बेसिकली ये क्या कहती थी कि महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रहते हुए उनके कल्याण और विकास के लिए यथोचित उपबंध कर दिए जाए, है ना। आ रहे हैं, इतना क्यों आगे चलते हो शिवम यादव, लिखने की बीमारी है क्या? अभी चल रहे हैं तो अभी कौन होना चाहिए? दूसरा, एकीकरण या समावेशन की नीति। एकीकरण और समावेशन, अभी जस्ट आपको बताया वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, अगर ध्यान हो यहां तो अभी जस्ट आपको लिख के यहां दिखाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया, कब? 1975 से वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच लाया गया। क्या कहा गया? विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। भारत सरकार द्वारा भी 1975 है ना, 1975 के बाद महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए एकीकरण या समावेशन की नीति बनाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। क्या ये कहना चाहता है? इसको ऐसे समझो आप, जैसे मान लीजिए कहीं पर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो विकास के कारण क्या होगा? अवसरों का सृजन होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, कहीं नौकरी बनेगी, है ना, स्थापित होगी कि हाँ ये पद है ना, यानी अवसर सृजित हो गए हैं कि ये पद है। इन सृजित अवसर तक कौन पहुंचेगा? जिनके पास बेटर एजुकेशन हो, बेटर हेल्थ हो और बेटर स्किल हो, कौशल। यानी अगर अवसर तो सृजित हो जो रहे हैं, वहां तक महिलाएं क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि महिलाओं के पास शिक्षा का अभाव है, महिलाओं की स्वास्थ्य बहुत निम्न है और उनके पास कौशल का अभाव है। ऐसी स्थिति में विकास के कारण जो पद सृजित हो रहे हैं, यहां तक महिलाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, है ना। महिलाएं यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्यों? क्योंकि उनके पास न तो शिक्षा है, न तो हेल्थ बेहतर है और न ही कौशल है। तो जो सरकार ने अगले 1975 से लेकर अगर आप देखें तो लगभग 2000 तक सरकार ने महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए एकीकरण या समावेशन की नीति, है ना, बनाई, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो भी डेवलपमेंट होता है उसके कारण जो अवसर सृजित है, वहां वही महिलाएं पहुंच पाएंगी जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल हो। तो इन तीनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कार्य किया गया। मतलब महिलाओं की शिक्षा को बेहतर, कैसी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा, तभी तो नौकरी मिलेगी। कौशल विकास, उसके लिए लोन, तमाम स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, स्कीम, और हेल्थ को लेकर बहुत सारे। तो इससे क्या हुआ? महिलाओं का एकीकरण और समावेशन हुआ। अगली जो नीति है, जो अभी जिसको आप सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सशक्तिकरण की नीति। सशक्तिकरण की नीति 2001 से अब तक, शिवम भैया अब तक मतलब 2025 भी है ना। कौन सी नीति आ रही है, चल रही है? एम्पावरमेंट पॉलिसी, है ना। तो एक एक नीतियों को आप समझ लें। इन दोनों नीतियों का उतना नहीं, सबसे ज्यादा सशक्तिकरण से सवाल पूछ रहा है ना। सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम देखें सशक्तिकरण, आप सभी जानते हैं करण का मतलब क्या होता है? एक प्रक्रिया, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण। शक्ति और सौ मतलब जोड़ना, संबद्धता। शक्ति मतलब क्षमता, ऊर्जा। किसी भी महिला के अंदर शक्ति मौजूद है, उसे इस बात का एहसास कराना है। यानी सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला जीवन से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में विद्यमान अवरोधों को दूर किया जाता है ना। सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक क्षेत्र में, जैसे सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रीय शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, तमाम ये सब है ना। ये तमाम समस्याएं सामाजिक जीवन में है। तो हम जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा है, मल्टी डायमेंशनल, है ना। इसमें सरकार की सभी संस्थाएं साथ साथ कार्यरत रहती है। इसके अंतर्गत हम महिला जीवन से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जीवन में व्याप्त अवरोध, अवरोध मतलब समस्या, इनको खत्म करने का प्रयास किया जाता है, ताकि महिलाएं स्वयं के बारे में क्या कर पाए? अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले पाए, अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले पाने में सक्षम हो। निबंध पूछता है ना। एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या है? सतत चलती रहती है, जो महिला को इस बात का एहसास कराती है कि आप में वो ऊर्जा है, आप में वो क्षमता है ना। उनको इसके साथ संबद्ध करना है। अब देखो बच्चों, समझना कि सामाजिक जीवन में 50 समस्याएं हैं। सशक्तिकरण के अंतर्गत तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार आर्थिक, इसी प्रकार राजनीतिक। ऐसे आप समझें कि मान लीजिए ये है सामाजिक जीवन, यहां पर 50 समस्या है ना। तो सामाजिक विधान, योजना, कार्यक्रम, सरकार के द्वारा तमाम प्रयासों से सामाजिक जीवन में विद्यमान समस्या को दूर करके एक बेहतर सामाजिक जीवन की रचना की जाती है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत समस्या है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा है, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। आज कामकाजी महिला या सामाजिक जीवन में भी 10 मिनट अगर बेटी ना घर पहुंचे तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि सुरक्षा को लेकर खतरा, समस्या। 50 फोन आ जाता है, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे, क्यों बंद हो गया मोबाइल, कहां हो, क्यों लेट, 5-10 मिनट में लगता है आफत आ गई। तो सामाजिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी प्रकार ये सामाजिक जीवन था। ये आर्थिक जीवन है। आर्थिक जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं। कोई महिला रोजगार करे, समाज उसे अच्छी निगाह से नहीं देखता है। हालांकि अब समय परिवर्तित हो रहा है, तो आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्या है। वित्त की सुविधा नहीं है, विपणन, मार्केटिंग की सुविधा नहीं है,
तो सरकार क्या कर रही है? स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, वेलफेयर स्कीम, स्टार्टअप, स्टैंड अप, तमाम प्रयासों से इन अवरोधों को क्या कर रही है? क्रॉस कर रहा हूं मतलब खत्म कर रही है। इसका मतलब क्या है? पहले सामाजिक जीवन में अवरोध को दूर किया, है ना, अब आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में अवरोध अगर समस्या खत्म हो गया तो इसमें आप देखिए ये कौन महिलाएं हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हो गई? सशक्त हो गई। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत समस्या है ना। राजनीतिक जीवन में भागीदारी का अभाव है ना। उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अब सरकार क्या कर रही है? पंचायती राज व्यवस्था ला रही है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में उनको आरक्षण दे रही है, संसद में, विधानसभा, लोकसभा में आरक्षण दे रही है, महिला के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बना रही है, तमाम अब राजनीतिक जीवन में विद्यमान समस्या के निराकरण के लिए प्रयास करती है। यानी ये राजनीतिक क्षेत्र है। अब देखो बच्चों, ये जो महिला है जो यहां पर आई, ये कौन है? जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया। अब चूंकि आप पढ़ क्या रहे हैं? करण है, प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ना, चलती रहती है। एक समय आता है जब महिलाएं क्या हो जाएंगी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही क्षेत्र में क्या हो जाएंगी? सशक्त हो जाएंगी। तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? स्वयं के प्रति विश्वास की भावना, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, समान अवसरों के साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता, भेदभाव से मुक्ति। तो सशक्तिकरण एक अवधारणा है जहां नारी जीवन से सामाजिक जीवन में, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में विद्यमान अवरोधों को दूर करके एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां महिला कोई अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। क्योंकि कब तक आप दूसरे के सहारे, है ना, आप। तो ये सशक्तिकरण के अंतर्गत इसी प्रयास को बल दिया जाता है कि महिलाएं अपने डिसीजन के बारे में, अपने जीवन के बारे में स्वयं डिसाइड करें कि उनका जीवन है, उनको क्या करना है। कोई राज्य, समाज, व्यक्ति, परिवार। तो आज नारी सशक्तिकरण का दौर है। सशक्तिकरण से बहुत बार सवाल पूछ रहा है, निबंध पूछता है, वुमेन कैंडिडेट से इंटरव्यू का पहला सवाल होता है ना, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन इंपावरमेंट, कई बार पूछा है ना। तो नीतिगत प्रयास हम लोग लिख रहे थे, उसमें इन दोनों के बारे में संक्षिप्त में, सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा नोट करो, है ना, लिखो नीतिगत प्रयास। लिखिए, भारत में आजादी से लेकर अब तक महिलाओं के, भारत में आजादी से लेकर अब तक महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा, तुम पढ़ कहां रहे हो? तुम तो आए हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोहम्मद भाई, तुम पढ़ कहां रहे हो बेटा? तुम तो कॉन्फ्रेंस में हो, सवाल जवाब इधर उधर, है ना। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को 3 भागों में मोटे तौर पर बांटकर देखा जा सकता है। 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला, कल्याणकारी नीति, दूसरा, एकीकरण या समावेशन, और तीसरा, सशक्तिकरण की नीति। तुम्हारे लिए चेतना लिखा था कि तुम कुछ लिखोगी, है ना, लिख ही दिए तुम, हो गया काम। तो समावेशन की नीति और तीसरा, सशक्तिकरण की नीति। पहला पैराग्राफ में लिखिए, आजादी के पश्चात शुरुआती 2 दशकों में, आजादी के पश्चात शुरुआती 2 दशकों में कल्याणकारी नीति के अंतर्गत, कल्याणकारी नीति के अंतर्गत घर की 4 दीवारी के भीतर, घर की 4 दीवारी के भीतर वित्त की सुविधा उपलब्ध कराकर लघु कुटीर उद्योगों, वित्त की सुविधा उपलब्ध कराकर लघु कुटीर उद्योगों, हस्तकरघा आदि के क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रेरित किया गया, रोजगार हेतु प्रेरित किया गया। आगे चलकर एकीकरण की नीति के अंतर्गत, एकीकरण की नीति के अंतर्गत विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु, विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया गया, आदि पर विशेष बल या ध्यान दिया गया। जितने इंपॉर्टेंट है सब बता चुका हूं। लिखिए, एक हेडिंग बना लो, सशक्तिकरण की नीति, सशक्तिकरण की नीति। देखिए, भारत सरकार द्वारा 2001 में राष्ट्रीय सशक्तिकरण, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति बनाई गई, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण हेतु बेहतर प्रयास क्रियान्वित किए गए। देखिए, सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, जिसमें सरकार द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान अवरोधों को समाप्त करते हुए, महिला हितैषी एक बेहतर वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जाता है। महिला हितैषी एक बेहतर वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जाता है। सशक्तिकरण के मुख्य आधार स्तंभ निम्न हैं। सशक्तिकरण के मुख्य आधार स्तंभ निम्न हैं। विमेन इंपावरमेंट, सशक्तिकरण। पहला, स्वयं के प्रति विश्वास की भावना। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी समाज के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का समावेशन समान अवसरों के साथ भागीदारी सामाजिक सुरक्षा सांगठनिक क्षमता के निर्माण पर बल। लोकल ऑर्गेनाइजेशनल, स्थानीय सांगठनिक क्षमता, ऐसे लिख लो, लोकल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। समान अवसरों के साथ भागीदारी सामाजिक सुरक्षा में ही सब आ जाता है। समाज के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का समावेशन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। यहां पर देखिए अगला, अधिकारों के प्रति जागरूकता। तो ये सब वुमेन इंपावरमेंट का एलिमेंट है। चलते हैं नीतिगत प्रयास देखते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय, ये सब आपको हर जगह काम आ जाएगा। निबंध से लेकर 5 ईयर प्लान्स में किए गए प्रयास का थीम फर्स्ट टू फिफ्थ, FYP लिख रहा हूं, 5 ईयर प्लान समझ लेना। वेलफेयर थीम या अप्रोच, पहली से पांचवी, एक मोटे तौर पर 1952 से 1979, 6th एंड 7th। FYP मतलब 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। WID, विमेन इन डेवलपमेंट।
विकास में महिलाएं मोटे तौर पर 80 से 90 का दशक, 1980 टू 99, 1990। 8th 5 ईयर प्लान, नारी सशक्तिकरण। हाँ, विभिन्न पंच, अच्छा नीतिगत लिख दिया, सॉरी, सही कह रहा है, योजनागत लिख लो। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं शिवानी, सही कह रही हो, योजनागत कर लो काट के, है ना, इसके पीछे नीतिगत था। हाँ चलिए, कम से कम कोई एक तो ध्यान रख रहा है। आइए, पहली बार आपका स्वागत है गोस्वामी जी। योजनागत कर लो मोटे तौर पर, मैं एक एक योजना नहीं बता रहा हूं, क्या लिखा है ऊपर, किए गए प्रयास का थीम, सार, एसेंस, निचोड़। अच्छा कोई बात नहीं है कोमल, ध्यान रखना है, बस यही कह रहा हूं। काश ऐसा ही होता, लिखने के बाद मैसेज ही ना आता, वो दिन कब आएगा कोमल, ऐसा ही हो जाता कि लिखो और मैसेज ही ना सर्कुलेट। चलिए अगला, बस कहां तक आए थे जी, 8वीं, 9th 5 ईयर प्लान, women as an agent of change, एजेंट ऑफ चेंज, नारी परिवर्तन की शक्ति के रूप में। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक आपने पढ़ा होगा, उसके कौन कौन से घटक हैं आपको पता होगा। जेंडर इक्विटी 12th, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट हमें वही पढ़ना चाहिए, इधर उधर किताबें दुनियादारी बहुत है, भटकना नहीं है, वरना इस फील्ड में लोग भटक जाते हैं। अब देखो, हमने जो बनाया था थीम, वो स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग कहां कहां पहुंचे। संवैधानिक आप करेंगे खुद से, विधिक देख लिया, नीतिगत देख लिया, योजनागत देख लिया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, जैसे अब तक भारत में एक ही राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनी है ना, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति। आजाद भारत में एक ही बार राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनी 2001, जिसकी बहुत सारी बातें आज भी इंप्लीमेंट होती है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पैम राजपूत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी नई राष्ट्रीय महिला नीति के लिए, और इस समिति ने, पैम राजपूत समिति ने राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रस्ताव रखा था, हालांकि उसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, है ना, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2016 में, अब आप सोचो कि ये नीति कब आई है, आज से 24 साल पहले। इसमें बहुत सारी बातें कही गई, जैसे जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के कल्याण और विकास हेतु प्रयास करना, ऐसे न्यायिक या विधिक प्रणालियों का निर्माण जो महिलाओं की जरूरतों के मुताबिक से सही बैठे, ठीक हो, है ना। तो बहुत सारी बातें उस समय कही गई। भारत सरकार को लगा कि अब नए जो है, हम भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं महिला आधी आबादी है, आधी दुनिया है, हम उनके विकास को नजरअंदाज, है ना, नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पैम राजपूत की अध्यक्षता में यह एक कमेटी बनाई गई, इसकी अध्यक्षता में इन्होंने प्रस्ताव रखा, हालांकि एक्सेप्ट नहीं हुआ। उम्मीद है कि नए 1 साल के अंदर अभी काम कि नई राष्ट्रीय महिला नीति आ जाए, है ना। तो भारत में अब तक एक ही नीति है, कौन सी, ध्यान रखना, ये प्रस्ताव रखा था
ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि लिख लेना कि सर ने कहा था राष्ट्रीय महिला नीति 2016, है ना। बहुत सारे कार्यक्रम आधारित प्रयास है। कार्यक्रम जो है आपको समझना है ना। कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम 50 कार्यक्रम चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मातृत्व लाभ के 50 कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम क्लास की चीज नहीं, आप देख लेना। चलते हैं कुछ हाल के मुद्दों को उठाते हैं, है ना। जो नए टाइप के सवाल आपको बनेंगे उसमें कुछ समकालीन मुद्दों में से एक तो आपसे स्त्री, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न ड्यू है, दिखेगा 2023। बहुत दिनों से पंचायती राज व्यवस्था यहां नहीं पूछा है। महिलाओं पर प्रभाव, महिलाओं से संबंधित डिजिटल युग में नवीन चुनौतियां क्या क्या इमर्ज हुई है, यहां से प्रश्न आपको बना सकता है ना। जैसे पंचायती राज व्यवस्था कन्वेंशनल है, आप पढ़ते आ रहे, तैयार करके रखना। पॉलिटी मैंने पहले भी कहा, सोसाइटी पॉलिटी मिलाकर पूछेगा। कुछ साल पहले पूछा था कि भारत में जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए, सोसाइटी में पूछा है, पॉलिटी में नहीं, जनजातियों के कल्याण एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए 2 विधिक प्रयासों की चर्चा करें, है ना। 2 विधिक प्रयासों की चर्चा करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका क्या एडवांटेज होगा, क्या नुकसान है, आपको करंट अफेयर्स में मिला है, मोटे तौर पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, है ना। किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज कुछ हो सकता है क्या, ज्यादातर क्या होगा, अच्छी बात है ना जी। पंचायती राज व्यवस्था का वुमेन पर क्या प्रभाव पड़ा है, मोटे तौर पर पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, आप सभी पढ़े हैं कई जगह तेजी से। कई राज्य सरकारों ने क्या किया, 1/3 संविधान के अंतर्गत क्या कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 1/3 आरक्षण कई राज्य सरकारों ने बढ़ाकर क्या कर दिया, 50 कर दिया। उससे महिलाओं को अधिक से अधिक उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी, नेतृत्व क्षमता बढ़ी, नारी समस्याओं का समाधान हो पाया, महिलाएं सक्षम हुई, शिशु मृत्यु दर, महिला मातृत्व मृत्यु दर, इन सब में गिरावट आया। बहुत सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं बड़े लेवल तक पहुंची, उद्यमशीलता की भावना बढ़ी, तमाम अच्छी बातें आप बता सकते हैं। ध्यान रखना, यह पॉलिटी का कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछ रहा है। इंपैक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इंपैक्ट ऑफ पीआरआई ऑन वुमेन पूछेगा, है ना। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। करंट में आपको मिला है मैगजीन में, मैंने ही वहां किया है, बस इसकी चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इसमें क्या कहा गया है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर आप देखिए 128वां संविधान संशोधन अधिनियम, नए कई कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए। मोटे तौर पर क्या कह रहा है, अगले 15 सालों के लिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में क्या किया गया, 1/3 आरक्षण, 33%, है ना, अच्छी बात है। और क्या इसका अच्छाई है, अगर हम देखें इसके इंपैक्ट क्या होंगे वुमेन पे, यहां से प्रश्न बनाएगा, क्या क्या बता सकते हो, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि नई अभी जो संसद है उसमें मात्र 15% के आसपास महिलाएं। सोचिए कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत का प्रदर्शन 2025 में 148 देशों में 131वां है। सोचिए कि हमसे पिछड़े मात्र 17 ही देश हैं। पूरी दुनिया के मंच पर भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में परफॉर्मेंस, इससे पिछले साल 129वां था, इस साल कहां 131वां है। कि जो निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें हमारी भागीदारी कम है ना। लेबर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ी है ना। जैसे श्रम बल महिलाओं की भागीदारी क्या है, बढ़ी है, लगभग 41% के आसपास, 40 से 41 के बीच में हमारे यहाँ महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी बढ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र में, तो महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है, हमें नहीं कह सकते कि नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी भी 148 देशों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। सोचिए कि हमसे पीछे जो है वो मुट्ठी भर दुनिया में बस 17 ही देश हैं। पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल रही है, लेकिन, है ना, वहां पढ़े हो तो यहाँ उसका सामाजिक प्रभाव यहाँ तो देख लो ना, है ना। जैसे आप देखिए कि हमने स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में, पंचायती राज में तो आरक्षण दे रखा था, लेकिन निर्णय प्रक्रिया के बड़े स्तर पर हमने दिया ही नहीं था। तो उससे हमारे यहाँ क्या होगा, बेहतर होगा। इससे पहले बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधि, जो पति की अवधारणा है ना, वो भी आपने पढ़ी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इंपैक्ट पॉजिटिव ही होंगे। अगर आप सोचिए डिसीजन मेकिंग के हमारे सर्वोच्च स्तर पर संसद में महिलाओं का मियरली पार्टिसिपेशन अगर 15% के आसपास है, तो ये कहीं से भी सही है क्या, नहीं है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहीं ना कहीं महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। जैसे ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें कई अलग अलग वेटेज हैं, अलग अलग सेक्टर में, है ना। जैसे अगर हम कहें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट है, तो ये 4 क्षेत्र है। अगर हम ओवरऑल देखें महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार है, जैसे हमारे यहाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीआर, एक विशिष्ट आयु वर्ग की महिला और पुरुष, है ना। अगर आप जाइए देखिए तो किसी भी कोर्स में दाखिला और उसको पूरा कोर्स करवाने वाले अगर कोर्स देखें तो वो हमारे यहाँ महिलाओं का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पुरुषों से बेटर है, लगभग जो है 28% के आसपास जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो महिलाओं का है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, हमारे आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, परंतु राजनीतिक समावेशन जो है ना, वो कम है। क्यों राजनीतिक समावेशन कम है, तो उसके पीछे हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक समस्या, 1996 से 96 में एचडी देवगौड़ा के समय में पहली बार महिला बिल आया था, आरक्षण बिल, लेकिन उस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हो पाई।
जब भी सरकार जो भी सत्ता में रही है, कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी ने इससे नजरअंदाज किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, वो वर्तमान में इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा आप देख सकते हैं, है ना। चलते हैं हम लोग महिलाओं के, मुझे फालतू इस पटरे पढ़ना ही नहीं है, जो लिखना लिखो, है ना। लिखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है मैंने, इसका क्या होना चाहिए वो बता सकते हैं। महिलाओं से संबंधित डिजिटल युग में नवीन चुनौतियां क्या है, हेडिंग बनाइए, है ना। न्यू चैलेंजेस इन डिजिटल एरा, क्या क्या है डिजिटल युग में। महिलाओं से संबंधित नवीन चुनौतियां, क्या क्या नवीन चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो क्या सभी महिलाओं को डिजिटलाइजेशन का लाभ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जो नगरीय ग्रामीण हमारे अंतराल है वो अधिक है, जो अर्बन एरिया में या जो कस्बाई क्षेत्र में वहां की महिलाओं को अधिक लाभ हुआ है। लेकिन डिजिटलाइजेशन से महिलाओं के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आई है। पहले तो इसके सकारात्मक पॉइंट आप बता सकते हैं, बहुत सारी अच्छाइयां बता सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी क्रिएट हुई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, है ना। अगर हम कहें तो और अच्छाइयां क्या है, अवेयरनेस बढ़ा है, महिला समस्याओं का त्वरित समाधान हो पा रहा है, उनके लिए प्रयास हो पा रहा है, कोई भी घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विमर्श बन जाता है। तो बहुत सारी अच्छाइयां, अब अच्छाइयां हमने ग्लोबलाइजेशन में कई सारी देखी हैं। कुछ नई समस्याएं जो हमारी महिलाएं वर्तमान में फेस कर रही है, बस पॉइंट फॉर्म में उसको 5-7 नोट कर लेते हैं, है ना। जैसे अब देखो, एक बड़ी बात कि हम क्या कर रहे हैं कि आज संबल भागीदारी बढ़ी है, लेकिन सच्चाई क्या है ना। संबल भागीदारी बढ़ी है खास करके किस क्षेत्र में, अगर आप देखें तो असंगठित क्षेत्र में, जहां पर कार्य की बेहतर दशाओं का अभाव है, जहां पर कोई निर्धारित घंटा नहीं है, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो इसमें नवीन चुनौतियां लिखिए, पहली लिखिए फर्स्ट चैलेंजेस, लिखिए सूचना एवं संचार क्रांति का लाभ सभी जाति वर्ग धर्म की महिलाओं को समान रूप से नहीं। महिलाओं के विरुद्ध नवीन प्रकार के अपराधों में वृद्धि। अब ये नए नए अपराध क्या है, ये आप सभी जानते हैं। जैसे आप देखिए, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, है ना, डीप फेक वीडियोस तमाम, है ना। तो आप ये सब बता सकते हैं। देखिए, साइबर अपराध में वृद्धि, डिजिटल माध्यम पर महिला के चित्र का अश्लील प्रदर्शन, निजता को खतरा, प्राइवेसी। सेक्सुअल हरासमेंट कार्यस्थल पर, यौन हिंसा व उत्पीड़न में वृद्धि। याद है आपको ग्लास सीलिंग कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर याद हो तो वो यहां भी आप लिख सकते हैं। एक निर्धारित सीमा के ऊपर महिला प्रोन्नति के स्तर पर समस्या, घर तथा कार्यालय के मध्य संतुलन के स्तर पर समस्या। पहले क्या था कि ऑफिस नहीं गए तो काम नहीं करना पड़ेगा, घर बैठो और ऑनलाइन काम करो, है ना। हाँ, डिजिटल माध्यम पर महिला के चित्र का अश्लील प्रदर्शन, है ना, निजता को खतरा, प्राइवेसी, डिजिटल अरेस्ट, है ना। ये सब क्या है, आपने सुना ही होगा, डिजिटल अरेस्ट, एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस आदि, कुछ नए प्रकार के क्राइम, एसिड अटैक वगैरह। हाँ, नहीं, मेन पॉइंट है ये, सब पॉइंट नहीं। चलिए, तो इतना, यहां तक में अगर कोई जेन्युइन सवाल है पूछिए, वरना गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। स्टार्ट करेंगे, जनसंख्या वगैरह टॉपिक में तेजी से बढ़ेंगे, है ना।